ये क्लास 10th चैप्टर 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का एक्सरसाइज 3.5। तो जो हमारी एक्सरसाइज 3.5 है उसमें हम पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ वज्र गुणनखंड विधि के बारे में। इससे पहले के एक्सरसाइज में हमने पढ़ चुके हैं कि प्रतिस्थापन विधि से हल कैसे निकाला जाता है तथा विलोपन विधि से हल कैसे निकाला जाता है, और इसमें हम पढ़ेंगे वज्र गुणनखंड विधि द्वारा हल कैसे निकाला जाता है। तो याद रखना, ये जो हमारी समीकरण है x बाय में b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू y c1 a2 माइनस c2 a1 इज इक्वल टू 1 अपॉन में a1 b2 माइनस a2 b1, या हम इसको इस रूप में प्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये हमारा आया कहाँ से? तो हमारे पास हमेशा पता होता है, हमारे पास दो इक्वेशन होती है। एक तो ऐसी होती है a1 x लिख लो, b1 y लिख लो, प्लस c इज इक्वल टू 0 लिखो। उसके बाद दूसरी होती है हमारी a2x प्लस में b2y प्लस में ये होता है c1, ये होता है हमारा c2 इज इक्वल टू 0। इन दो इक्वेशनों से अगर हमें x और y का हल निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? तो इसमें हमें करना होगा कुछ, हमें इस तरह से फॉर्मेट आता है, ठीक है। तो अगर आपको एक सवाल करना है तो सबसे पहले हम इसका एक क्वेश्चन लेते हैं। और याद रखना, पेपर में बहुत ही रेयर केस आए हैं जिसमें वो हमें नाम देता हो कि आप वज्र से करो या उससे करो, पर आपके लिए सीखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। वैसे अगर मैं आपको सजेस्ट करूं तो विलोपन विधि सबसे बढ़िया विधि होती है किसी भी सवाल को करने के लिए, अगर आपको नंबर मीडियम दे रखे हैं तो चलो स्टार्ट करते हैं इसके एक एनसीईआरटी के एग्जाम्पल के साथ। तो जो हमारा एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है वो है कुछ इस तरह से कि हमारा उदाहरण नंबर 14 है कि बेंगलोर के एक बस स्टैंड से यदि हम 2 टिकट मल्लेश्वरम के तथा 3 टिकट यशवंतपुरम के खरीदें तो कुल लागत 46 रुपये है, परंतु यदि हम 3 टिकट मल्लेश्वरम के का किराया तथा बस स्टैंड यशवंतपुरम का किराया ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो वैसे ही उदाहरण है तो आप देख सकते हो, तो इसलिए मैं सॉल्व नहीं करवाऊंगा, बस मैं आपको इसका इक्वेशन करके सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो हमारा इक्वेशन है, हमारी इक्वेशन है इस तरह से 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू 46, ये होगी इक्वेशन हमारी। इसे हम डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। सेम है यहाँ पे देखेंगे हम, हमारी इक्वेशन क्या है, नेक्स्ट इक्वेशन है 3x प्लस में 5y इज इक्वल टू 74, ये हो गया हमारी सेकेंड इक्वेशन। तो क्या हम इससे ये चीज़ निकालेंगे? नहीं, हमें इसको इस फॉर्म में डालना होगा, मीन्स जो हमारा c है उसे भी कहाँ भेजना पड़ेगा, यहाँ पे भेजना पड़ेगा। तो चलो हम यहाँ पे c को भेज के दिखाते हैं। 2x प्लस में 3y प्लस का 46 इज इक्वल टू इधर क्या जाएगा माइनस का 46। सेम है यहाँ पे करेंगे 3x प्लस में 5y प्लस का 74, यहाँ आके माइनस का 74 इज इक्वल टू 0 हमारा हो गया। हमने यहाँ तक कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इनको सॉल्व करना, मीन्स सॉल्व करने से पहले हम इस वाली फॉर्म से करेंगे। किससे करेंगे? इस वाली फॉर्म से हम इसको सॉल्व करना देखते हैं कैसे होगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं अपना कि b1 बाय, इधर लिखेंगे b2, इसके बीच में x, फिर आता है हमारा c1 c2 a1 a2 b1 b2, इसका इससे, इसका इससे, इससे, इससे और इससे, यहाँ y आता है, यहाँ 1 आता है, ठीक है। बाद में वो इस पोजीशन में पहुँच जाता है। अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे, सॉल्व करते हैं इसको नेक्स्ट पेज पे। तो हमारा ये जाएगा b1 की वैल्यू कितनी है, b1 बाई b2 की वैल्यू हमारे पास 3/5, ठीक है। ऐसे ही c1 बाई c2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, -46/-74, ठीक है। ऐसे ही a1 बाई a2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2/3, ठीक है। ऐसे ही 2 और 3 बोल रहा हूँ, मतलब समझ लो 2 में पढ़ना। और हमारा जो b1 बाई b2 इसकी वैल्यू कितनी है, -46, वो सॉरी 3/5, 3 और 5, ठीक है। ये हो गया, यहाँ आ जाएगा y, यहाँ आ जाएगा 1, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे अब लिखना चाहेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे अब ये फॉर्मेट लिख दिया हमारा, इस वाले फॉर्मेट में चेंज करेंगे हमारा, जो हमारा यहाँ पे वाला फॉर्मेट था अब हम उसको इसमें चेंज करेंगे, ठीक है। तो चलो करते हैं चेंज। यहाँ पे वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो जो हमारा क्वेश्चन है हम यहाँ पे लिखेंगे अब x अपॉन में ये मल्टीप्लाई होगा किससे, हमारा इससे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख दो 3 - 74, बीच में हमारा माइनस का साइन है, फिर ये वाला इससे 5 × -46, इतना है। इक्वल होगा ये किसके,
वाई अब ऊपर रहेगा, ये चीज़ इससे मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्या, सॉरी, ये चीज़ पहले इससे होती है, ठीक है ना, याद रखना हमेशा, ये चीज़ हमेशा उससे होती है ऊपर वाले से, ठीक है ना। तो इसका ऊपर वाला ये है, मतलब ये इससे होगा, तो मैं लिखेंगे -46 मल्टीप्लाई 3 माइनस -74 और इधर 2, ठीक है, इक्वल टू 1 लिखेंगे। यहाँ फिर से ऊपर वाला इसका पहले होगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 2 और 5 और माइनस का साइन डालेंगे 3 और 3। आगे बढ़ते हैं, हम x लिखेंगे। तो हमारा 74 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 7 तियाँ 21 और 4 तियाँ 12, 210 में 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 222 और प्लस माइनस माइनस, तो -222 माइनस माइनस प्लस 46 पंचे हो जाता है हमारा 230, 46 पंचे हमारा कितना होता है 230 इज इक्वल टू वाई अपॉन में 46 तियाँ कितना होगा, माइनस का आएगा 4 तियाँ 12 और 6 तियाँ 18, इट मीन्स 120 और 18 मतलब 138 माइनस माइनस प्लस 74 दूनी हो जाएगा ये हमारा 148 इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2 पंचे 10 माइनस 3 तियाँ 9, ये लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, हमारा x क्या जाएगा, माइनस प्लस माइनस 230 में सिर्फ 222 गया तो 8, प्लस का क्यों है क्योंकि 230 बड़ा है, बराबर में y लिखेंगे, माइनस प्लस माइनस 148 में से 138 गया तो कितना हो जाएगा हमारे पास 10 बचेगा, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 10, यहाँ पे हमने ये लिख दिया, बराबर में 1/10 में से 9 गया तो 1 बचा, ये करा। आगे बढ़ते हैं, अब क्या होगा, इस चीज़ को और इस चीज़ को हम बारी बारी इसके बराबर रखेंगे, जो भी हमारा ये आता है, ठीक है। तो हम लिखते हैं x अपॉन में 8 इज इक्वल टू 1 अपॉन में 1, सेम एज y अपॉन में 10 इज इक्वल टू 1 अपॉन में 1। अब क्या जाएगी x, 8 डिवाइड में तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ऐसे y 10 डिवाइड में तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरी 8 आ गई और y की वैल्यू 10 आ गई। तो अब एक और बात, यहाँ पे हमें किसी प्रकार से डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसका सेम टू सेम सारा कुछ ऐसे ही होगा। और याद रखना इसमें कुछ इक्वेशन ऐसे दे रखे होंगे जिसमें हमसे वापस वही पुरानी चीज़ें पूछेगा, या तो आप परिमित रूप से अनेक हल बताइए या तो फिर बताइए कि समांतर है या एक हल वाला, ठीक है ना। तो हमें अपना क्या लगाना है, हमें अपना वही फॉर्मेट लगाना है जो हम यहाँ पर लगाते थे। कौन सा फॉर्मेट, अगर एक हल हुआ तो a1/a2 क्या होगा, नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है। ये किसके लिए होगा, केवल एक हल के लिए, एक हल के लिए मीन्स प्रतिच्छेदित करते हुए इसका ग्राफ बनेगा, ठीक है। सेकंड क्या लिख देंगे वहाँ पे, हम यहाँ पे सेकंड लिखेंगे, हमारा होगा अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ये जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था हमने तो ये बात जान ली थी कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि हर जगह पूछा जाता है घुमा फिरा के। इसमें क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे हम ले देंगे कोई हल नहीं होगा। इसका थर्ड पार्ट भी देख लेते हैं अगर साथ साथ, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ये क्या होगा, इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। अब इसी कॉन्सेप्ट को लेके हम 3.5 को भी समाप्त करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1। तो हम स्टार्ट करते हैं 3.5 से, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट से। तो जो हमारा फर्स्ट पार्ट है उसने इक्वेशन 1 में ये दे रखी है, इक्वेशन 2 में ये दे रखी है। अब हमें बताना है कि क्या इसमें अद्वितीय हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल है या कोई भी हल नहीं है। तो हम इसमें सबसे पहले इसको फाइंड करने के लिए हमारे पास a1a2 b1b2 और c1c2 होना चाहिए। सबसे पहले वो निकालते हैं, तो हम यहाँ पे निकालेंगे a1/a2 हमारे पास कितना है, तो a1/a2 हमारा 1/3, 1/3 हमारा a1/a2 है। इसी प्रकार हम निकालेंगे b1/b2 हमारा वो है -3 अपॉन में -9, जिससे सॉल्व करने पे हमारा 1/3 आ जाएगा, ठीक है ना। माइनस से माइनस कट जाएगा और 3 से 9 कट जाएगा। इसी टाइप से हम c1 और c2 भी निकालेंगे जो कि -3/2 है, कट के हमारे पास आ जाएगा 3/2। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास अगर 3/2 आ गया है तो अब हम इसका निकालेंगे, देखेंगे हमें रिलेशन कैसा बन रहा है। तो हमारा कुछ ऐसे होगा, a1/a2 इक्वल दिख रहा है हमें b1/b2 के, बट नॉट इक्वल टू है c1/c2 के, ठीक है। तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो हम क्या लिखते हैं, इसका होगा अद्वितीय हल। क्या होगा इसका, अद्वितीय हल, ठीक है।
और यहीं पे हमारा क्वेश्चन इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। ठीक है, इसी तरह से हम अगला पार्ट करते हैं, पार्ट सेकंड। इसका सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट में हमारे पास दो इक्वेशन है। हम इसमें पहले A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 निकालेंगे। अब डाउट ये आएगा कि क्या हम इसको इस साइड नहीं लेके आ सकते हैं? हम ला सकते हैं, पर याद रखना अगर ये दोनों आएंगे तो माइनस में आएंगे, और जब बटे में आएंगे तो माइनस अपने आप ही कट जाएगा, इसलिए वहाँ पे लाना इतना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, पर अगर आप सीक्वेंस वाइज कर रहे हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें कोई गलती नहीं होगी। तो हम निकालते हैं सबसे पहले अपना A1/A2। A1/A2 क्या हमारा 2/3 है। इसी प्रकार हमारा B1/B2 क्या है, हमारा B1/B2 है 1/2, और C1/C2 हमारा 5/8। ये हमने निकाल लिया। तो हमें शुरुआत में दिख गया कि जो हमारा A1/A2 है वो नॉट इक्वल टू B1/B2 है। तो हम क्या लिख देंगे, हम इसी समीकरण को यहाँ पे लिख देंगे कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। इससे क्या क्लियर होता है हमारा, ऐसा होता है तो हम लिख देंगे अद्वितीय हल होगा, मतलब जो हमारी ग्राफ होगा प्रतिच्छेदित करते हुए होंगे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे अद्वितीय हल या केवल एक हल, अद्वितीय हल या केवल एक हल निकलेगा। और यहाँ पे हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट होता है। उनका थर्ड पार्ट, तो जो हमारा थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में हमारे पास है दो इक्वेशन। एक तो है 3x - 5y = 20, और सेकंड है 6x - 10y = 40। अब हम क्या करेंगे, हम इसे निकालेंगे। A1/A2 हमारा क्या आ रहा है, तो हमारा यहाँ पे आएगा A1/A2 = 3y/6, कट के कितना आ जाएगा हमारे पास 1/2 आ जाएगा। और इसी तरह से हम करेंगे अपना B1/B2 भी, B1/B2। B1 की वैल्यू कितनी है, -5 है, B2 की वैल्यू कितनी है, -10 है। माइनस से माइनस कट, और 5 से 10 तो 1/2 आ गया। सेम ऐसे अगर हम C1/C2 निकाले तो वो है 20/40, मतलब उसे काटे तो कितना आएगा, 1/2 आ जाएगा। अब हमने क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि A1/A2 = 1/2 है, B1/B2 = 1/2 है, और सेम है C1/C2 भी = 1/2 है। तो इससे हमें क्या मिल रहा है, इससे हम फाइंड कर रहे हैं कि जो हमारी इक्वेशन बनेगी कुछ ऐसे बनेगी, A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। ये कंडीशन हमारी कब होती है, जब वो संरेखीय होता है। और संरेखीय पे हमारे हल कैसे होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल। और यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन भी, थर्ड पार्ट भी से क्लियर हो जाता है। अब स्टार्ट करेंगे इसका फोर्थ पार्ट। तो हमारा ये रहा फोर्थ पार्ट क्वेश्चन 1 का। तो इसमें भी हमारे पास सेम है, दो इक्वेशन है। अब हम क्या फाइंड करेंगे, A1/A2। A1 क्या है, x का गुणांक मीन्स 1, A2 क्या है, x का गुणांक मतलब 3। इसी तरह B1/B2, y का गुणांक -3, y का गुणांक -3। अब हम निकालेंगे C1/C2। तो C1/C2 में क्या होगा, C1/C2 मीन्स 7 और 15। हाँ, अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं 7 और 15 को इधर क्यों ले आया, वो इधर माइनस में थे, तो बात यही आती है, चाहे मैं वहाँ पे करता चाहे मैं यहाँ पे काट रहा हूँ। ठीक है, तो हमें यहीं पे पता चला कि हमारा यही दो इक्वल नहीं है, ये दो हमारा इक्वल नहीं है, कट के कितना आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। तो हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लिख देंगे यहाँ पे A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। ऐसा होता था, क्या होता है, अद्वितीय हल। क्या होता है, अद्वितीय हल। ठीक है, हमारा यहाँ पे ये आंसर आ जाता है। और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। अब इसका करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। करते हैं क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट। तो ये हमारे 3.5 के क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, जो कि पेपर की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर प्रीवियस पेपर अगर आप उठाओगे तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या है, अगर हम बात करें हमने पहले क्वेश्चन में क्या किया, तो हमने पहले क्वेश्चन में इक्वेशन से उनके वो देखे, उनके बीच में संबंध कैसा है या उनके हल कैसे निकल रहे हैं, पर इसमें वो संबंध हमें बताएगा। अब हमें संबंध से चरों के मान ज्ञात करने हैं। तो चलो देखते हैं। इसने हमें संबंध क्या देखा है, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अब इसका मतलब क्या है, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो अपरिमित रूप से अनेक हल होने का मतलब है यहाँ पे हमारा कि जो हमारा A1/A2 आएगा, A1/A2 आएगा, इक्वल होगा किसके, हमारे B1/B2 के, इक्वल होगा हमारे C1/C2 के। आपको याद रखना, उसने में दे रखा कंडीशन कि हमारे हल कैसे हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल हमारे पास यहाँ पे हैं। अब हम क्या करेंगे इस कंडीशन में, जब हमारे पास ऐसी कंडीशन होती है तो हम अब इसी से
याद रखना हमेशा x से जितनी भी नंबर मल्टीप्लाई होते हैं वो a1 या a2 होगा। जैसे x है तो केवल आप या b या a को कुछ नहीं मान सकते, ये हमारा पूरा a माइनस बी क्या होगा, x का चर होगा या x का गुणांक होगा। ऐसे ही y का गुणांक 3 है और y का गुणांक 1 प्लस b है। पूरा c 7 है और पूरा c 3a प्लस b माइनस 2 है। सेम एज हम ऐसा कैसे यहाँ पे उतारने वाले हैं। मीन्स अब हम याद रखना हम इसी फॉर्म को उतार रहे हैं। a1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 2, a2 की वैल्यू हमारे पास है a माइनस बी इक्वल टू b1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 3, b2 की वैल्यू क्या हमारे पास क्या है a प्लस में b इक्वल टू c1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 7 और c2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, हमारे पास है 3a प्लस b माइनस 2। अब हमारे पास ये कंडीशन है। अब हम इससे क्या कर सकते हैं, तो याद रखना हम सबसे पहले इस वाली वैल्यू को, किस वाली को, इस वाली वैल्यू को और इस वाली वैल्यू को बारी बारी इसके इक्वल रखेंगे। ठीक है, तो हमें फर्स्ट इक्वेशन में देख रहे हैं हम जब इस चीज़ को, किसको, इस वाले को हम इसके इक्वल रख रहे हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2a माइनस बी, ये तीनों एक दूसरे के इक्वल हैं तो हम इसको लिख सकते हैं 2a माइनस बी इक्वल टू 7, 3a प्लस बी माइनस 2। ठीक है, वो कैलकुलेशन हार्ड ना हो या ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं आपको ऐसे करके दिखाऊंगा लाइव। यहाँ पे हमारा क्या होगा, ये डिवाइड में उससे क्या होगा मल्टीप्लाई, मीन्स 2 3 6 है, 2 एकम 2b, 2 दूनी 4। अब a माइनस बी उससे मल्टीप्लाई होगा मतलब 7a माइनस 7b। अब याद रखना हम सबके सबको उठा के इधर ले आते हैं। ठीक है, 6a प्लस 2b इधर रहने दो, माइनस 4 प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस इज इक्वल टू 0। सेम है यहाँ पे करते हैं 6 से और ये क्या हो जाएगा माइनस ए प्लस प्लस 9b और माइनस का 4 जाएगा उधर क्या हो जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है ना, ये हो गया हमारे पास। अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा a माइनस 9b इज इक्वल टू माइनस 4। हमारी क्या है इक्वेशन, ये 1 आई है। अब हम इस यूँ देखते हैं क्या ये इसके इक्वल हो सकता है, देखते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 3a प्लस में b इज इक्वल टू 7 3a प्लस b माइनस 2। ठीक है, और सेम है जब यहाँ पे जो डिवाइड है उससे क्या होगा मल्टीप्लाई होता है। याद रखना हमारा बॉर्डर नियम हमेशा याद रखना है हमें कि डिवाइड उससे क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। मीन्स 3 3 9a, 3 एकम 3b, 3 दूनी 6, 7 एकम 7a, 7 एकम 7b। और करते हैं इसको सॉल्व। ये 9a है, ये प्लस वाला इधर आकर माइनस हो जाएगा तो 9a प्लस 3b माइनस 6 तो लिखेंगे, ये आ जाएगा माइनस का, ये आ जाएगा माइनस का इज इक्वल टू, इसको 6 को उधर भेज दे रहे हैं। ठीक है ना, अब क्या आएगा हमारे पास 9 में से 7 गए 2a प्लस माइनस माइनस 7 में से 3 गए 4b इज इक्वल टू हमारा 6 तो यहाँ पे था ही। ठीक है, अगर मैं दोनों में से 2 कॉमन निकाल लूँ तो क्या आएगा, तीनों में से अगर मैं 2 कॉमन निकालूँ तो हमारे पास आएगा a माइनस 2b इज इक्वल टू 3, जिसे मैं इक्वेशन 2 का नाम दे सकता हूँ। अब हमें क्या सॉल्व करना है, हमें इक्वेशन 1 और 2 सॉल्व करना है और अपना आंसर निकालना है। अब आपके पास चॉइस है, आप इस इक्वेशन को प्रतिस्थापन से कीजिए, विलोपन से कीजिए। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि हम इसको विलोपन से हमें करना चाहिए। क्यों, क्योंकि विलोपन विधि में हमारी क्या होती थी, किसी एक का गुणांक हमें बराबर करना होता था और यहाँ पर हमारे पास गुणांक पहले ही बराबर है। तो चलो हम इन इक्वेशन को लिखते हैं और सॉल्व करते हैं। यहाँ पे अपनी दोनों इक्वेशनों को उतार लिया है, हमारी ये आई थी इक्वेशन और ये आई थी इक्वेशन। ठीक है ना, अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे समीकरण। क्या लिखेंगे, हम इसका नाम डाल देते हैं, इसका नाम डालते हैं समीकरण 1, ये तो इसका नाम डाल देते हैं समीकरण 3 डाल देते हैं। क्या समीकरण 3, इसका नाम डालते हैं समीकरण 4। हम लिखेंगे समीकरण 3 में से समीकरण 4 घटाने पर, अब हम ये चीज़ यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पे घटाते हैं, ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस, ये प्लस है तो ये माइनस, ए से एक कट माइनस प्लस माइनस, 9 में से देखो 7b, बड़ा कौन है 9 तो साइन किसका आएगा माइनस का, माइनस माइनस प्लस 4 और 3 7, इससे b की वैल्यू क्या जाएगी हमारी -7 अपन में -7 कट के इज इक्वल टू 1। तो हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, हमें यहाँ पे मिल रहा है b इज इक्वल टू 1 हमारा आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, b की वैल्यू किसी भी इन दोनों में डाल देंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रखता हूँ, यहाँ पे लिखूँगा मैं b का मान 3rd में रखने पर, हमारा तीसरा वाला हम उसमें b का मान रखेंगे। तो b का मान 3rd में रखने पर हमारे पास क्या आएगा, a माइनस 9 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू -4, a इज इक्वल टू -9 इज इक्वल टू -4। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 5, प्लस माइनस माइनस 9 में से 4 गया तो हमारे पास 5 आ गया। इसका मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 5 आ गई और b की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 1 थी।
यहाँ पे हमारा ये सॉल्व हो जाता है। ठीक है ना, तो हमने यहाँ पे दोनों के मान निकाल लिए हैं, जिसने हमसे यही क्वेश्चन में पूछा गया था, ए और बी का मान निकाले। तो ए का मान है 5 और बी का मान है 1, और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ये कंप्लीट होता है। करेंगे क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में हमें ये कह रहा है के किस मान के लिए, इसका मतलब के किस मान के लिए मतलब ये है कि हमें सवाल में केवल के का मान ही फाइंड करना है। अब कह रहा है के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण के युग्म का कोई हल नहीं होगा। इसका मतलब अब जब कोई हल नहीं होगा तो हम कौन सी कंडीशन लगाते थे, तो सबसे पहले वो तीनों कंडीशन हमें याद होनी चाहिए। तो कोई हल नहीं होने में तो a1 a2 इक्वल होता था किसके, हमारे b1 b2 के, बट याद रखना नॉट इक्वल होता था किसके, c1 और c2 के। ठीक है, ये हमारा किसका होता था, ये हमारा होता था कोई हल नहीं का। ऐसा ग्राफिक ऐसा होता है, याद रखना, वो पूछे ना पूछे आपको थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए इसका ग्राफ कैसे बनता था। इसका ग्राफ बनता था समांतर, ठीक है ना, कोई हल नहीं। अब जब समांतर बनेगा तो कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा, और कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा तो कोई इसका हल भी नहीं होगा। ठीक है ना, ये इसके पीछे का छुपा हुआ रीज़न है। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इसको इसी फॉर्मूले में डाल देंगे, किसको, इसी फॉर्मूले में डालेंगे जैसे हमने क्वेश्चन 1 में किया था, सेम टू सेम वैसे करना है। इसमें केवल आपके बेसिक कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन था कि आपको कितना पिछला पढ़ा हुआ याद है, तो बस हमें पता है कोई हल नहीं पे एक कंडीशन होती है हमारी, तो अब हम इस कंडीशन में पुट कर देंगे। तो हमारी a1 की वैल्यू क्या है, अगर हम ध्यान से देखो तो a1 की वैल्यू हमारी है 3, a2 की वैल्यू क्या है, याद रखना पूरी a2 की वैल्यू होती है x से गुणा होने वाली चीज़ की। x से गुणा क्या हो रहा है, पूरा हमारा 2k - 1 हो रहा है, इक्वल है b1 क्या है हमारा, जो हमारा b1 है वो क्या है, 1 है, y का गुणांक, b2 क्या है, इस वाले y का गुणांक मीन्स k - 1 का, नॉट इक्वल टू c1/c2 मीन्स एक y में 2k प्लस में 1। यहाँ पे आप पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, आपका अपॉर्चुनिटी क्या है, तो वो है कि आप इन दोनों से भी इसका आंसर निकाल सकते हो। आप चाहे के का मान नॉट इक्वल में निकालो या इक्वल में निकालो, बात सेम रहेगी। ठीक है ना, तो हम इक्वल में निकालते हैं, मतलब हम इन दोनों को सेम रखते हैं। इसका मतलब हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा 3 2k - 1 इक्वल टू 1k - 1। ठीक है ना, अब क्या होगा इसमें हम ये डिवाइड में तो से क्या होता है, मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो 3 × k - 1 तो 3k - 1 इज इक्वल टू 1। जब इनसे मल्टीप्लाई होगा तो सेम टू सेम नंबर उतर के आ जाएगा। ये प्लस का 2 है, इधर आगे क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है ना, ये प्लस का 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। तो इनका क्या हो जाएगा 3k और 3k और -3 होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए था। ठीक है ना, यहाँ पे मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी, दिखा नहीं हमें, तो यहाँ पे क्या था 3k × 3k होगा -k, क्योंकि हमेशा देखना कोई नंबर है तो ये हमेशा ऐसे मल्टीप्लाई होता है, x z से भी होगा, x m से भी होगा, मीन्स ये फॉर्म आनी चाहिए। ठीक है ना, तो मैं x को लिखने भूल गया था, मैंने केवल m लिखा था, पर अब हमने यहाँ पे सुधार कर लिया है, 3k - 3 लिख दिया इज इक्वल टू 2k - 1 लिख दिया। अब प्लस वाला 2 किधर आएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। सेम है, यहाँ पे -1 है, ये -3 था, क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। इसके और सोल्यूशन निकालते हैं, 3 में से 2 गया तो 1k बचेगा, या k लिख दो आप, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ बचेगा 2 बचेगा। इट मीन्स k की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 2, वैल्यू हमारे पास k की आ चुकी है। ठीक है, अगर आप इस फॉर्मेट के अंदर करते तो आपका क्या आता है कुछ, चलो करके ही देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास जगह है तो हम यहाँ पे करके भी देख लेंगे। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, ये 2k + 1 जाएगा, उधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 2k + 1 हो जाएगा, सेम एस k - 1 इससे हो जाएगा, बट यहाँ पे नॉट इक्वल का साइन रहेगा, k - 1। अब दोनों साइड हम क्या करेंगे, के घटाएंगे, क्या करेंगे, दोनों साइड के घटाएंगे। ये चलो इसको इस साइड लेके आते हैं, 2k - k, और प्लस वाला उस साइड भेज देते हैं। ठीक है ना, नॉट इक्वल टू -1 और -1, k नॉट इक्वल टू -2, तो k की हमारे पास 2 वैल्यू आ गई, k नॉट इक्वल टू -2 और k इक्वल टू 2। ठीक है, और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट भी खत्म होता है। धन्यवाद। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।